नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरे टॉपर बनने की मंजिल ने खुद ब खुद मेरे कदमों को चूम ली। मेरे टॉपर बनने की मंजिल ने खुद ब खुद मेरे कदमों को चूम ली। मेरे टॉपर बनने की मंजिल ने खुद ब खुद मेरे कदमों को चूम ली। मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, वो मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो हौसला के साथ आपको टॉपर बनना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पास लेकर के आए हैं साइंस के 5 VVI लघु उत्तरीय क्वेश्चन को, जो कि इस 2022 के परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो पर यदि पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। जी हाँ दोस्तों, इन 5 प्रश्नों के अलावा आज आपको हर वीडियो की तरह मिलेगा मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी दोस्तों। तो ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है, इसको लिखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, ये जो मध्यमा है, ये धारा की दिशा को बताती है। जी हाँ दोस्तों, मध्यमा क्या चीज़ को बताती है? धारा की दिशा को। आई मीन्स धारा। और ये क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। कौन? ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये बल की दिशा को बताती है। क्या बताती है दोस्तों? बल। ये अंगूठा क्या होती है? बल की दिशा को बताती है। तो ये मैक्सवेल का बाम हस्त नियम है। तो ये बाम हस्त नियम क्या होता है दोस्तों, कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार परस्पर फैलाएं, मतलब 90 डिग्री में इस तरह से फैला देना है तीनों अंगुलियों को। किस हाथ का दोस्तों? बाएं हाथ की 3 अंगुली को इस तरह से फैला देना है। देखिए, हमारा क्या करे कि ये मध्यमा जो है ये धारा की दिशा को बताए। ये तर्जनी जो है हमारा क्या चीज़ की दिशा को बताए दोस्तों? ये मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताए, और ये तर्जनी जो है हमारा क्या बताए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। इस चालक है, उस चालक तार पर लगे बल की दिशा को बताती है। इस बाम हस्त नियम के द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को जान पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा इसका रूल्स है याद करने का दोस्तों। ब से बल और ब से बाम हस्त नियम। ब से क्या होता है दोस्तों? ब से बल होता है। ब से बल। ब से क्या होता है दोस्तों? बल। और ब से बाम भी होता है। ब से क्या होता है? बाम। यानी बायां हाथ और बल दोनों को मिला लेना है। आप 5 बार बोलिए दोस्तों, ब से बल, ब से बाम। ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है कि बाम हस्त नियम से क्या चीज़ का पता चलता है फ्लेमिंग के, क्योंकि फ्लेमिंग ने दक्षिण हस्त नियम भी दिया है दोस्तों। और दक्षिण हस्त नियम में क्या करना है? सिर्फ पलट देना है। उसमें धारा का दिशा को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? धारा की दिशा। ये दोनों ज्ञात हो जाएंगे, और ये बता दे, ये आपको धारा का दिशा का पता चलेगा। इसीलिए आपको मैं कोड बता रहा हूँ, ब से बल और ब से बाम, यानी बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम से हम लोगों को किस चीज़ की पता चलेगी दोस्तों? बल की। तो सीधा सा बात है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय बल की दिशा को बताए, तो अंगूठा क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो अंगूठा क्या चीज़ की दिशा को बताती है? बल की दिशा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से क्या चीज़ का पता चल रहा है दोस्तों? बल का पता चल रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि दक्षिण हस्त नियम की बात करेंगे, क्योंकि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी है। क्या दोस्तों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी है। यदि हम लोग दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को बताए, पहले यहाँ इस पर अंगूठा को पहले बोलेंगे दोस्तों, अंगूठा बल की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो मध्यमा क्या चीज को बताती है? धारा की दिशा को बताती है।
पलट देना है दोस्तों। यदि एक आप याद करते हैं और ये कोड याद कर लेते हैं, ब से बल, ब से बाम, यानी बाम हस्त नियम किसके लिए है दोस्तों? बल की दिशा को जानने के लिए। और आप याद कर लेते हैं कि हमारा मध्यमा धारा की दिशा था, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा था, तो अंगूठा क्या हो गया? बल की दिशा हो गया। फिर उसी नियम को आप पलट देते हैं दोस्तों। पहले बता देते हैं कि अंगूठा बल की दिशा को बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तो मध्यमा का क्या होगी कि चालक के गति की दिशा को बताएगी, धारा के गति की दिशा को बताएगी। तो वो हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। वो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट दोस्तों? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम भी होते हैं और दक्षिण हस्त नियम भी होते हैं। बाम हस्त नियम से क्या चीज का पता चलता है? बल का। ब से बाम, ब से बल, ब से बाम, ब से बल। ये अंगूठा बल की दिशा को बताती है, मध्यमा धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मध्यमा क्या बताती है? बल की दिशा को। ब से बल, ब से बाम। नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब से बाम, ब से बल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दाहिनी दक्षिण हस्त नियम में क्या करना? पहले पहले बल को बता देना, फिर चुंबकीय क्षेत्र को बता देना, धारा निकलेगी उसमें दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके बीच, वियोजन अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जी हाँ दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक तोड़कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन या वियोजन या अपघटन। उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अपघटन। अच्छी बात है, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन भी। और बनने वाले, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यौगिक नए बनते हैं उनके गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। पहले वाले जो से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का तो वो परिभाषा ही होता है दोस्तों कि जो भी नए यौगिक बनते हैं, चाहे संयोजन से बने या वियोजन से, वो मूल तत्व से क्या होते हैं? मूल यौगिक से क्या होते हैं? उनके गुण भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, CaCO3 से क्या बन रहा है दोस्तों? CaO और CO2 बन रहा है। ये CaCO3 को हम लोग हीट करते हैं। एक त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्म करना। 2KCl3 को भी हम लोग गर्म कर सकते हैं। इससे क्या बनेगा? 2KCl यानी पोटासियम क्लोराइड और 3O2 यानी ऑक्सीजन। और पोटासियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं तो 2KCl और 3O2। और ये CaCO3 का कई सारे नाम होते हैं। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? संगमरमर बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और CaCO3 को चौक बोलते हैं, CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, CaCO3 को मार्बल भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम है, ये आते भी हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है, ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, और भी वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे जल को हम लोग ले दोस्तों, यदि हम लोग जल को ले तो जल क्या होगा कि जल H2O होता है। H2O को हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट दे, विद्युत धारा दे दे, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा दे दे, तो H2 + O2 में टूट जाएगा। उसी तरह से NaCl को ले लेंगे तो Na + Cl2 में वो टूट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा विद्युत वियोजन अभिक्रिया हुई। किसके द्वारा हुई? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सनलाइट ले लेंगे, AgCl ले लेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl ले लेंगे, और उसके ऊपर में क्या दे देंगे? सनलाइट, तो वो 2Ag + Cl2 में टूट जाएगा, 2Ag + Cl2। तो ये किसके द्वारा हो गया? ये सनलाइट के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो गया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो ये वियोजन ये किसके द्वारा हुआ? जो दिया हुआ CaCO3 टेंस टू CaO + CO2, यानी कि ये हो गया उष्मा के द्वारा। कैल्शियम कार्बोनेट टेंस टू कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई तरह से वियोजन अभिक्रिया होती, कई तरह से बड़े यौगिक टूटते हैं। यहाँ पर उष्मा के द्वारा टूटा, यहाँ पर जल और NaCl को हमने देखा कि विद्युत धारा की सहायता से टूटा, और यहाँ पर AgCl को हमने देखा कि सनलाइट की सहायता से टूटा। तो ये वियोजन अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं दोस्तों। वियोजन का मतलब होता है बड़ा अणु का छोटे अणुओं में टूटना, बड़ा अणु का छोटे अणुओं में टूटना। वियोजन मतलब अपघटन, डिकम्पोजिशन। और जो नए यौगिक बनेंगे उनका गुण ऑटोमेटिक भिन्न होगा। तो ये जो वियोजन होता है उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मा वियोजन, और विद्युत धारा के द्वारा होगा तो विद्युत धारा वियोजन, और क्या होगा? सनलाइट के द्वारा होगा तो प्रकाश वियोजन कहलाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक जो ऑक्साइड होते हैं या हर एक जो यौगिक या तत्व होते हैं उसमें एक ही गुण होता है, अम्ल या क्षार। जैसे हम लोग होते हैं या तो स्त्री या तो पुरुष से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों का गुण होता है, जिसे हम लोग हिजरा या छक्का कहते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं दोस्तों जिसमें दोनों का गुण होता है, अर्थात वो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब दोनों, धर्म मतलब धर्म। दूसरा आप देख लीजिए, कुछ लोग हिंदू होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कि वो दोनों धर्म को फॉलो करे। आधा रीति रिवाज, वो ईद भी मनाए, वो बकरीद भी मनाए, छठ भी मनाए, और दुर्गा पूजा भी मनाए।
तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे लोग कहेंगे उभयधर्मी। ये व्यक्ति कैसा है, उभयधर्मी है, दो धर्मों को फॉलो कर रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों ये जो Al2O3 है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और दोनों से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। बाद बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं सब या तो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं या तो क्षार से, किसी एक से, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया दिखाया भी गया है। ZnO जिंक ऑक्साइड का HCl के साथ ZnCl2 प्लस H2O। ZnO का फिर हम लोग दिखा देंगे NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH। ये ZnNaNa2 ZnO2 Na2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ क्या बनता है दोस्तों, और H2 भी बनता है। तो ये ZnO प्लस NaOH टेंस टू Na2 ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ZnO यहाँ HCl से रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है, अम्ल है दोस्तों। और यहाँ ZnO हम देख रहे हैं कि NaOH से रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है दोस्तों, क्षार है। तो इसमें दोनों से रिएक्शन किया, अम्ल और क्षार से, इसलिए किसका उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड का। इसी तरह से हम लोग Al2O3 का भी उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। ये ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों। मछली का श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों, गलफड़ा होता है, जिसके द्वारा आपस में चिपकता नहीं। आप दो लेयर कागज को या 3 लेयर कागज को पानी के अंदर लेके चले जाइए दोस्तों, उसको चिपकाने का प्रयास कीजिए, वो चिपकेगा नहीं। वो क्या होगा, वो एक दूसरे से नहीं चिपकेगा, लेकिन जैसे बाहर निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। ठीक उसी तरह से मछली का गलफड़ा भी होता है दोस्तों। वो पानी में रहती है, पानी के अंदर में सांस ले लेती है। एक सवाल निकलता है कि मछली पानी में सांस ले पाती है, वहाँ तो कम ऑक्सीजन है, लेकिन बाहर में क्यों नहीं ले पाती है, बाहर तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर होता है कि जैसे पानी के अंदर में 2 कागज आपस में, वो चिपकेगा नहीं दोस्तों, वो ठीक से चिपकेगा नहीं। जैसे ही उन दोनों टुकड़े को बाहर निकालिएगा, इतना चिपक जाएगा कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मछली का गलफड़ा होता है दोस्तों, गिल्स होता है, जो कि काफ़ी लेयर्स का बना होता है, अस्तर का। वो जैसे ही बाहर निकलता है आपस में चिपक जाता है, जिस कारण मछली हवा में सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। पानी में सांस ले लेती है क्योंकि उनके गलफड़े का अस्तर चिपकते नहीं है। यहाँ पर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है मस्कीटो, जो काफ़ी हमारे इर्द गिर्द में काफ़ी फेमस करेक्टर है। इसका ट्रैकिया बोलते हैं दोस्तों, मच्छर हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। और केंचुआ का क्वेश्चन क्या होता है, त्वचा होता है, क्यूटेनियस हिस्सा है। ये रहा आपके बीच इसका वर्ण प्रश्न है कि जब भी श्वेत प्रकाश गुजरती है, प्रिज्म को देख लीजिए दोस्तों। प्रिज्म में क्या होता है कि 3 क्या होता है, ये आयताकार भुजा होती है। 3 कितना कैसा होता है, आयताकार, और 2 कैसा होता है, देख त्रिभुजाकार। आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये त्रिभुजाकार है इधर से और इधर से, और 3 भुजा करके आयताकार, यानी 5। प्रिज्म कितना से बना होता है दोस्तों, 5 अस्तर से बना। उसमें 5 सतह होता है, 5 सतह से बनी ऐसी आकृति जिससे प्रकाश का परावर्तन कराया जा सके, प्रिज्म कहलाती। बार बार आता है दोस्तों, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। और प्रिज्म में जब भी लाइट पड़ती है तो वो किधर मुड़ती है दोस्तों, तो जिधर प्रिज्म का मोटा हिस्सा रहता है, जैसे इधर से आएगी तो लाइट इधर मुड़ेगी, जिधर मोटा हिस्सा रहता है उधर मुड़ेगी। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। ये वाला जो होता है दोस्तों, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। और एंगल ऑफ प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म की एंगल से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा प्रिज्म है। और बहुत सारा जो ऊपर क्लासेस में आप जाइएगा इंटर लेवल पर या मेडिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पर बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। डेविएशन ऑफ लाइट पर सवाल मिलेंगे और फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो उन सारे फार्मूला में भी एंगल का यूज किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। तो सफ़ेद प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो वो अपने साथ 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है। 7 नहीं दोस्तों, 7 कंपोनेंट कलर्स,
7 कंपोनेंट कलर, 7 अवयव रंगों में टूट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे सवाल निकलते हैं। पर्दे पर जो रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे हम लोग वर्णपट या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वर्णपट या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जो क्या होता है तो याद रखिए, IVVY इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, विव G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। और इसका ये इसका रेंज कितना होता है 380 nm या 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के क्या होता है, R का कितना होता है 7600 एंगस्ट्रम या 760 nm। 1 nm जो होता है दोस्तों वो 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। इसलिए 380 nm से 760 nm या 3800 एंगस्ट्रम से ये 7600 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को भी जान लेंगे। एंगस्ट्रम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर में बिंदी डालते हैं। क्या करते हैं, ए के ऊपर में एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है दोस्तों, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। और एक नैनोमीटर मतलब क्या होता है दोस्तों, nm 10⁻⁹। इससे 10 गुना कम होता है, 10⁻10 गुना अधिक होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, प्रिज्म के बारे में जान लिया दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में जान लिया, प्रकाश किधर मुड़ेगी, दाहिने साहब। ये प्रिज्म कोण को हम लोग ए से दर्शाते हैं दोस्तों। और ये विबग्योर के रूप में प्रकाश जो टूट जाती है 7 रंगों में से हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश होता है दोस्तों, इसी की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। ये 7 इसके नीचे भी प्रकाश किरण होते हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश इंफ्रारेड, ऊपर रेड से ऊपर इंफ्रारेड और वायलेट से नीचे अल्ट्रावायलेट। इस तरह से ये प्रकाश के किरण होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार प्रकाश जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब होता है रंग, रंग को डेविएट हो जाना, रंग को बट जाना। वर्ण विक्षेपित हो गया मतलब बट गया, क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, अलग अलग दिशा में चले गया, उसी को हम लोग होता है विक्षेपण। और पर्दे पर जो रंगों की पट्टी प्राप्त हुई इसे वर्णक्रम या वर्णपट, क्रम क्योंकि ये सिलसिलेवार ढंग से प्राप्त होता है। भी के बाद आई होगा, बी हो गया, बैगनी के बाद इंडिगो, आसमानी, फिर नीला, फिर ग्रीन, फिर और GYOR, यानी कि एक क्रम में रहता है, इसलिए वर्णक्रम भी कहते हैं। और ये इसको हम लोग स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट भी कहते हैं। पट मतलब एक वर्ण का एक पट्टी मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण पट भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम अंग्रेजी में कहा जाता है वर्णपट को। ये विबग्योर का कितना होता है वेवलेंथ, 380 nm से 760 mm या 3800 nm से 7600 nm। और प्रकाश किधर मुड़ती है प्रिज्म से, हमेशा चौड़े की तरफ, आधार की तरफ। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बताया जा रहा है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे बातें काफी महत्वपूर्ण है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मिलीमीटर। इसलिए नैनोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रम से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। और प्रिज्म में किधर प्रकाश मुड़ती है, आधार की तरफ, ऊंचाई की तरफ। प्रिज्म के कोण को क्या कहते हैं, ए से दर्शाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। और ये जो वर्ण विक्षेपण है हमेशा लगभग हर साल परीक्षा में आता है दोस्तों। तो फिर अब चलते हैं हम लोग अपने अंतिम सेगमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हम लोग अंतिम सेगमेंट पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट होता है। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट कीजिए और फिर अगली वीडियो में हम आएंगे। तो मोटिवेशन के लिए आपके बीच ये रहा, एक बार धारा के विपरीत जाकर तो देखिए, एक बार धारा के विपरीत जाकर तो देखिए, एक बार धारा के विपरीत जाकर तो देखिए, एक बार अपनी जिंदगी को आजमा कर तो देखिए, तूफान भी खुद मोड़ लेगा अपना रास्ता। जी हाँ दोस्तों, एक बार धारा के विपरीत जाकर तो देखिए, एक बार अपनी जिंदगी को आजमा कर तो देखिए, तूफान भी खुद मोड़ लेगा अपना रास्ता। रोशनी का एक दीपक जलाकर तो देखिए, रोशनी का एक दीपक जलाकर तो देखिए, आप खुद ब खुद बन जाएंगे टॉपर, आप खुद ब खुद बन जाएंगे टॉपर। एक कदम हुनर से बढ़ाकर तो देखिए, एक कदम हुनर से बढ़ाकर तो देखिए, एक बार धारा के विपरीत जाकर तो देखिए, एक बार अपनी जिंदगी को आजमा कर तो देखिए, तूफान भी खुद मोड़ लेगा अपना रास्ता दोस्तों, तूफान भी खुद मोड़ लेगा अपना रास्ता। रोशनी का एक दीपक जलाकर तो देखिए, आप खुद ब खुद बन जाइएगा टॉपर, बस एक कदम हुनर से बढ़ाकर तो देखिए। जी हाँ दोस्तों, बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो,
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार ठोक के वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें हमारे मेहनत का फल मिले। दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आपको इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार नए जोश नए उत्साह के साथ आपको टॉपर बनाने के लिए फिर इसी चैनल पर मिलेंगे। आपसे आपका दोस्त और होस्ट आर के भारती आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।